कॉम्प्लेक्स लिया था और इसका हमने डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो MA2BCDE में टू टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल है। आप A एंड A को 180 डिग्री पर रख सकते हैं तो इसको ट्रांस बोलेंगे, या फिर A एंड A को 90 डिग्री पर रख सकते हैं तो इसको सिस बोलेंगे। तो सिस एंड ट्रांस टू टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा इस तरह से, तो ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसको 1 काउंट करते हैं, राइट। और अगर हम सिस की बात करें तो सिस वाले कंपाउंड में जो आपका सिस फॉर्म है, इस कॉम्प्लेक्स का जो सिस फॉर्म है, इसमें आपका कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो इसका मतलब सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है इसका मतलब सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब ये टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, डी एंड एल। सो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। सो टोटल कितने आइसोमर हो जाएंगे, एक तो आपका ट्रांस हो जाएगा, ठीक है, और सिस में आपका सिस डी हो गया एंड सिस का एल हो गया। ट्रांस तो इनएक्टिव है तो ट्रांस को 1 काउंट करेंगे। सिस में 2 फॉर्म्स आ रहे हैं क्योंकि सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, सिस डी सिस एल। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? तो हमारे पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, एक आपका ट्रांस है, दूसरा सिस है। ट्रांस इनएक्टिव है, सिस एक्टिव है। तो अगर सिस एक्टिव है तो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, सिस डी एंड सिस का एल। तो टोटल आपके 3 आइसोमर्स होंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? ओके, सपोज हम लोग एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड इज CONH3 4Cl2। ओके, CONH3 4Cl2। इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, इस टाइप से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे आपके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। आप यहाँ पे जो 2Cl दिख रहा है, 2Cl को एक बार ट्रांस पे रख दीजिए 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे अगर Cl है तो इनको ट्रांस बोलेंगे, और अगर Cl को आपने 90 डिग्री पे रख दिया तो आप क्या बोलेंगे, इसको सिस फॉर्म बोलेंगे, राइट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, एक बार दोनों Cl को 180 पे रख दीजिए तो ट्रांस हो जाएगा, एक बार दोनों Cl को 90 पे रख दो तो आपका क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो गए, GI आपके 2 हो गए, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो गए। अब इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? फर्स्ट कंपाउंड में देखिए, सिस वाले में, ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। देखो, जब भी अगर आपका ट्रांस पे 180 डिग्री पे अगर सेम लिगेंड्स दिख रहे हैं तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। जैसे अगर यहां से इसको कट कर देंगे, अगर कंपाउंड को इस तरह से कट कर देंगे तो Cl के नीचे Cl मिल रहा है, तो इस तरह से कंपाउंड को कट कर देंगे, राइट, तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, राइट। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए, इस तरह से है आपका, वीडियो दिखाई दे रहा है सभी को, कंपाउंड इस तरह से आपका, ओके। तो यहाँ पे कौन से प्लेन से कट करेंगे आप, इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट कर दीजिए, तो रेड के सामने रेड आ जाएगा, सेम लिगेंड्स आएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, राइट। मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, इस तरह से कट करना हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ट्रांस वाले में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर ट्रांस से प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। बट अगर सिस की बात करें तो सिस वाले में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, सिस में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा बताइए, सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, राइट। सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है या नहीं, सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, सिस में भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। देखिए एक बात, जब हमने Cl को 90 डिग्री पर रखा है तो कुछ इस तरह से आपका, अब आप इस तरह से कट कर दीजिए, इसको ऐसा कट कर दीजिए,
यहाँ पे अमोनिया के सामने अमोनिया आ जाएगा, तो सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए यहाँ पे मतलब हमने किस तरह से किया है, Cl एंड Cl, 2Cl को हमने 90 डिग्री पर रखा है। सपोज रेड वाले क्या है, Cl है, रेड वाले Cl है, राइट, एंड अदर्स क्या है आपके, अदर्स सभी सेम है। तो अगर टू लिगेंड्स 180 डिग्री पे है सेम, तो उससे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है आपको। देखिए तो यहाँ पे आपका सपोज ये रेड वाले क्या है, Cl है, ठीक है, तो मैंने 2Cl को, आप इधर स्क्रीन पे भी देखिए और वीडियो भी देखिए, ठीक है, तो 2Cl को मैंने 90 पे रखा है, दिख रहा है आप सभी को, वीडियो दिख रहा है, 2Cl को मैंने 90 डिग्री पर रखा है, राइट, ये 2Cl 90 पे हो गए। क्या इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? अगर कोई भी दो लिगेंड 180 डिग्री पे सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। मतलब हमने ऐसा किया है, सॉरी इसको मैंने ऐसा दिखाया, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे रेड के सामने व्हाइट है, बट आप कोई और प्लेन से भी तो कट कर सकते हैं। इसको कैसे कट करेंगे आप बताइए? इस तरह से कट कर दीजिए, आप वर्टिकल कट कीजिए। अगर आप वर्टिकल कट करेंगे, अगर आप वर्टिकल कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाइट के सामने व्हाइट आएगा या नहीं, ये तो पूरा कट हो जाएगा, व्हाइट के सामने व्हाइट आ रहा है। दैट मीन्स अगर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में अगर दो 180 डिग्री पे कोई भी दो सेम लिगेंड्स आएंगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा आपको। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। आप स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से कट कर दिए तो अमोनिया के सामने अमोनिया मिल जाएगा, राइट। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बताइए सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? रेड एंड रेड ये आपके क्या है, Cl है, ये क्लोरीन है। तो मैंने यहाँ पे किस तरह से कट किया, पहले हॉरिजॉन्टल कट किया था, अभी वर्टिकल कट करो आप, वर्टिकल वर्टिकल कट करो आप। तो इस तरह से वर्टिकल जब आप कट करोगे, वर्टिकल कट करोगे तो यहाँ पे अमोनिया के सामने अमोनिया मिल जाएगा, व्हाइट के सामने व्हाइट। दैट मींस ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में अगर दो सेम लिगेंड 180 डिग्री पे है किसी भी डायरेक्शन में, तो वहां पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड है आपने इस तरह से देखा है, अगर मैं इस कंपाउंड को रोटेट कर दूं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, ऑल एंगल्स आर 90। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं अभी तो इस तरह से, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं इस तरह से, देखिए ये तो वही बात हो गई ना। अब इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल जाएगा या नहीं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट कर सकते हैं। देखिए अमोनिया के सामने अमोनिया, अमोनिया के सामने अमोनिया आ गया, राइट। ठीक, क्या वॉइस लैग हो रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिस वाला भी क्या हो जाएगा आपका, सिस भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो गए एंड ऑल बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? टोटल आइसोमर्स दो ही होंगे। बात समझ में आ रहा है? 2Gi एंड नन ऑफ देम आर, हाँ वर्टिकली भी किसी भी डायरेक्शन से कट कर सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा हॉरिजॉन्टल ही कट करना है, मतलब इस कंपाउंड में किसी भी टाइप का प्लेन ऑफ, आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कट कर सकते हैं, कैसे भी कट कर सकते हैं। या तो इस तरह से कट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल। वर्टिकल में भी दो तरीके से कट कर सकते हैं, एक तो आप इस तरह से कट कीजिए और एक इस तरह से कट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो एक आपका एक्स वाई हो जाएगा, एक वाई जेड, एक जेड एक्स हो जाएगा, 3 प्लेन्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो आप किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आपके 2 आइसोमर्स बन रहे हैं एंड बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो टोटल आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। हेलो सर। तो हाँ बताइए।
सर कल आपने जो मतलब लास्ट लेक्चर में जो आपने बताया था ना ऑप्टिकली एक्टिव का ऑक्टाहेड्रल में, तो उसमें भी तो दोनों जो थे वो 90 डिग्री पे ही थे, तो फिर तभी क्यों ऑप्टिकली एक्टिव हो गए वो, जिसमें सीस लेट के मी दो। चेक। हाँ, इसमें इसमें आप ये एग्जांपल की बात कर रहे हैं? हाँ सर जिसमें आपने सिर्फ हाँ ABCD वो यूज किया था। हाँ। अब इसमें बताइए कोई दो सेम है, ए तो ये तो आपके क्या हो गए 90 पे है, इसमें कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री करोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे करें? अगर आप इस तरह से कट करोगे तो ए के सामने ई आ रहा है, और अगर आपने इस तरह से कट किया तो बी के सामने सी आ रहा है, और अगर आपने इस तरह से कट किया तो ए के सामने ई आ रहा है। इसमें कैसे करोगे? अदर्स तो डिफरेंट है, इसमें दो अमोनिया सेम हो गया ना, इसीलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है ओके वर्टिकल सर। कट करने से। यहाँ पे बताओ वर्टिकल कट करोगे आप, यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों मिला? क्योंकि अमोनिया दो अमोनिया सेम थे। अगर सारे डिफरेंट हो जाएंगे तो कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। हाँ सर नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अदर्स आर डिफरेंट, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है। नाउ सपोज, हाँ इस तरह से देखते हैं हम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री कब मिलेगा आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल इफ सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट ट्रांस। वो किसी भी टाइप का ट्रांस हो सकता है। अगर ऊपर नीचे सेम है 180 डिग्री पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा आपको। कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी बताइए? यहाँ पे कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी आपको? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। बात समझ में आ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगी, राइट। अगर अगर इस टाइप से भी सेम आ गए, अगर इस टाइप से भी सेम आ गए तो इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। मतलब इस टाइप से देखिए, यहाँ पे क्या है, व्हाइट वाले सेम दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे, वीडियो देखो आप, व्हाइट वाले सेम मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे सेम नहीं मिल रहा है बट हॉरिजॉन्टल पे सेम मिल रहा है। तो क्या हम लोग इसको इस तरह से रोटेट नहीं कर सकते? रोटेट कर देंगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा? नहीं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, ईच एंगल इज 90, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं। मतलब अगर इस तरह से रोटेट किया हमने तो यही बन जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दिस टू आर आइडेंटिकल, इजंट इट? तो यहाँ पे किस तरह से हम लोग कट करेंगे? इस तरह से कट कर देंगे हम लोग, यहाँ से ऐसा ले लेंगे, 4 लिगेंड्स को कट कर देंगे तो ए के सामने ए आ जाएगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टिकल। यहाँ पे वर्टिकल कट करेंगे हम लोग। अगर इस तरह से देखिए, हॉरिजॉन्टल में सेम आया, हॉरिजॉन्टल में सेम आया तो इस तरह से वर्टिकल कट करेंगे, वर्टिकल कट करेंगे, राइट। और अगर यहाँ पे सेम आ गए तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। देखो यहाँ पे इसी को हमने रोटेट कर दिया ऐसे। क्या ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बताइए, है या नहीं? यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो इस तरह से कट कर दो आप, राइट। तो एक में आपने इस तरह से कट किया और बाकी में आपने वर्टिकल कट किया है, वर्टिकल कट किया इस तरह से। तो इन सभी में प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए, समझ में आ रहा है ना बात? यहाँ पे आपका ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया इस तरह से, इसमें आपका इस तरह से कट कर देंगे हम लोग और इसमें इस तरह से कट कर देंगे, सो दैट अदर 4 आपके कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो इफ सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट ट्रांस 180 डिग्री पे, वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेफ्ट राइट भी हो सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हो सकते हैं, तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। या टू ट्रांस आइडेंटिकल, अगर टू ट्रांस आइडेंटिकल है तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए ए बी एंड ये आपका ए बी है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, टू ट्रांस आर आइडेंटिकल, दिस इज ए बी एंड दिस इज ऑल्सो ए बी, दिस इज कॉल्ड टू ट्रांस आइडेंटिकल। तो अगर टू ट्रांस आइडेंटिकल होंगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। इसमें आप कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बताएंगे? बताइए, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं? वर्टिकल, सो दैट ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे ए के सामने ए आ रहा है, बी के सामने बी आ रहा है, वर्टिकल कट करो। इमेजिन कर सकते हैं आप 3D में, वर्टिकल कट करेंगे तो ये आपका कट हो जाएगा और ए के सामने ए, बी के सामने बी। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे बताइए सेकंड वाले में कैसे कट करेंगे?
टू ट्रांस आइडेंटिकल, यहाँ पे भी ए बी टू ट्रांस आइडेंटिकल है, तो इसमें किस तरह से कट करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ देखिए ए के सामने ए, बी के सामने बी मिल जाएगा, राइट। थर्ड वाले में किस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ पे ए के सामने ए, बी के सामने बी मिल रहा है। दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, अगर कोई भी दो लिगेंड 180 डिग्री पे सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। वर्टिकल भी हो सकते हैं, या इस तरह से भी हो सकते हैं, या फिर इस तरह से हो सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? जैसे देखिए इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा आपका, दिख रहा है आपको, बताइए इस तरह से दिखेगा, मतलब ऊपर नीचे सेम नहीं है, ऊपर नीचे जो लिगेंड है वो सेम नहीं है, राइट। इसमें कैसे प्ले बताइए किस तरह से कट करेंगे इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री किधर से मिलेगा, वर्टिकल, वर्टिकल कट कीजिए तो ब्लू एंड ग्रीन ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे इस तरह से। रेड के सामने रेड आएगा, व्हाइट के सामने व्हाइट आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिरर इमेज बनेगा, व्हाइट का मिरर इमेज व्हाइट होगा, रेड का मिरर इमेज रेड होगा। तो इसमें किस टाइप से कट करेंगे आप, वर्टिकल कट करेंगे। बात समझ में आ रहा है या नहीं, वर्टिकल, तो रेड और ये ग्रीन और ब्लू ये तो कट जाएंगे, प्लेन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं, रेड एंड रेड मिरर इमेज, व्हाइट एंड व्हाइट मिरर, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, क्लियर। ओके, नाउ एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, MA2BCDE, सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ आइसोमर्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्मॉल ए से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स को। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, टोटल लिगेंड 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा, ऑल आर मोनोडेंटेट, इसलिए हमने स्मॉल लेटर यहाँ पे यूज किया है। सो MA2BCD, A2BCD का मतलब क्या है, दैट मींस टू लिगेंड्स एक टाइप के हैं, 2 मिनट बाकी के 4 लिगेंड्स क्या है, डिफरेंट है। टू लिगेंड्स एक टाइप के हैं और बाकी के 4 लिगेंड्स क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, देखिए ए के ट्रांस पे ए रख दीजिए, आप ए के ट्रांस पे ए रख दीजिए, राइट। ए के ट्रांस पे ए रखा आपने, अब इन दोनों को फिक्स कर दीजिए और इसको रोटेट कीजिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, एक बार आप बी के सामने ई रखिए, एक बार बी के सामने डी, एक बार बी के सामने सी, तो कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे बताइए। डी को फिक्स कर दिया, बी के सामने सी कर दिया, एक बार बी के सामने डी कर दिया, और एक बार बी के सामने ई कर दिया। बात समझ में आ रहा है। सो ए ट्रांस, दैट मींस ए को हमने ट्रांस पे रखा है, तो ऐसे केस में एक बार बी के सामने ई रखा, बी के सामने सी रखा, बी के सामने डी रखा, तो ट्रांस वाले में कितने पॉसिबिलिटी है बताइए। जब ए को ट्रांस पे रखा है तो कितने पॉसिबिलिटी आएंगे, 3 पॉसिबिलिटी आएंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको, राइट। मतलब हमने इन दोनों को फिक्स कर दिया है, तो इन दोनों को फिक्स करके इस स्क्वायर को कितनी तरीके से रोटेट कर सकते हैं, 4 लिगेंड्स, अगर स्क्वायर प्लेनर है 4 लिगेंड्स है तो 3 आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, एक बार बी के सामने ई, बी के सामने सी, बी के सामने डी, 3 आइसोमर्स बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं ए सिस में कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे। ए सिस, दैट मींस ए को हमने 90 डिग्री पर रखा है, तो ए को सिस पे रखा है, तो कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे। एक बार आप बी के सामने देखिए,
ए को हमने सिस पे रखा, दैट मीन्स इन सभी में ए को सिस पे रखा है, इन सभी में ए को सिस पे रखा है। अब बी सी डी ई हमारे पास 4 लिगेंड, एक बार बी और सी का पेयर बनाइए, बी और सी को ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांस पेयर्स हम लोग जब भी नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना हो तो ट्रांस पेयर्स देखते हैं कि कितने ट्रांस पेयर्स पॉसिबल है। बी के सामने सी रखेंगे, बी के सामने डी रखेंगे, बी के सामने ई रखेंगे, बी के सामने सी, बी के सामने डी, बी के सामने ई, राइट, दीज आर कॉल्ड ट्रांस पेयर्स। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी होगा, सी डी का कॉम्बिनेशन लेंगे, सी ई का कॉम्बिनेशन लेंगे, सी डी सी ई, और लास्ट में क्या आएगा, डी ई। इतनी ही पॉसिबिलिटी होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, राइट। तो जब ए सिस पे होंगे, ए और ए 90 पे होंगे, तो कितने पॉसिबिलिटी आएंगे, बी सी ट्रांस, बी सी बी डी बी ई, बी सी बी डी बी ई, ये हो गया। देन उसके बाद सी डी सी ई, सी डी सी ई ट्रांस, राइट। उसके बाद आपका लास्ट में हो गया डी ई। क्या इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, नहीं, राइट। तो इसका मतलब टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन गए, मैंने ए को ट्रांस पे रखा तो 3 आइसोमर्स बने, और जब ए को सिस पे रखा तो 6 पॉसिबिलिटी बने। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बताइए, एम ए टू बी सी डी ई के टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे, राइट। अब आपको बताना है कि ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, और मैंने आपको बताया था अगर आपसे पूछेगा टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल, तो स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। अगर टोटल ज्योमेट्रिकल बोलेगा तो आप 6 बोलेंगे, 3 ट्रांस वाले हो गए और 6 सिस वाले हो गए, राइट। अब अगर आपको बोला टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मींस इंक्लूडिंग ऑप्टिकल, हाँ, तो इसमें बताइए कि कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या ट्रांस वाले ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मैंने बताया जब ए 180 डिग्री पे अगर सेम लिगेंड होंगे तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, सभी में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ना, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट मींस ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अब सिस वाले में देखिए, क्या सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री तभी पॉसिबल है जब ट्रांस पे सेम लिगेंड्स हो। अगर हम पहले वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले को ए बी सी डी ई, क्या इसमें कोई ट्रांस पेयर 180 डिग्री पे किसी भी साइड में सेम लिगेंड दिख रहे हैं, ए के सामने ई है, सेम नहीं है, ए के सामने डी है, सेम नहीं है, बी के सामने सी है, सेम नहीं है, मतलब कोई भी ट्रांस पेयर सेम नहीं मिल रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब सिस वाले में किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो सिस वाले सभी क्या होंगे, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर सिस वाले ऑप्टिकली एक्टिव है तो इन सभी के कितने फॉर्म्स होंगे, सभी कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, डी एल बनेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 2 फॉर्म्स में होते हैं। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 9 में से 6 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सिस डी सिस एल इस तरह से बनेंगे। तो 9 + 6 15 आइसोमर्स बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, सो एम ए टू बी सी डी ई ये 3 ट्रांस बनेंगे और 6 सिस बनेंगे, सो टोटल 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, टोटल 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। 9 ज्योमेट्रिकल में से ट्रांस वाले सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिस वाले सभी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सिस वाले सभी ऑप्टिकली एक्टिव है तो उनके कॉपी बनेंगे, 2 कॉपी बनेंगे, एक डी बनेगा एक एल बनेगा। ऑल सिस कंपाउंड्स विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, तो 6 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बात समझ में आ रहा है, ये सभी ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनमें 6 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, 9 + 6 15 आइसोमर्स बनेंगे। अगर आपसे पूछा है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 12 होगा, बिकॉज ये जो आपके है ना सिस वाले सभी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सिस डी सिस एल 6 डी और 6 एल 6 + 6 12 होंगे, 12 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। और अगर आपसे पूछे हाउ मेनी आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव मींस जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे कितने आइसोमर है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ट्रांस वाले 3, राइट। सो 12 ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, टोटल आइसोमर्स 15 बनेंगे। एक बार आप चेक कर लीजिए जल्दी से,
सपोज हम बात करें COEN होल थ्राइस, COEN इज एथिलीन डाइमीन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एथिलीन डाइमीन इज बाइडेंटेट 3 into 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर हम इसमें बात करें कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो इसमें सभी नाइट्रोजन है, यहाँ पे सभी पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है? सभी पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो आप 90 और 180 कैसे करेंगे? यहाँ पे कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? इफ ऑल पोजीशंस आर सेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? नहीं, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं बन पाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज COEN होल थ्राइस की बात करें, तो CO एथिलीन डाइमीन इस तरह से होगा, और मैंने एक और बात बताया था आपको कि बाइडेंटेट लिगेंड को 180 डिग्री पे नहीं रखते हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग उसको नहीं रख सकते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड को 90 डिग्री पे ही रखते हैं, 90 डिग्री पे। उसका रीजन क्या है? देखिए, एथिलीन डाइमीन की अगर हम बात करें, तो एथिलीन डाइमीन कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे बताइए कितने मेंबर रिंग बनेंगे एथिलीन डाइमीन में? CH2 CH2 NN, कितने मेंबर रिंग बनेंगे? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रहे हैं, राइट। अगर आपने 180 डिग्री पे एथिलीन डाइमीन को रखा है, तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे? 180 डिग्री पे रखा है तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे? जल्दी से बताइए। 180 डिग्री पे रखेंगे तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे? 4 रिंग बनेंगे, 4 मेंबर रिंग बनेंगे। और 4 और 5 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब जब भी बाइडेंटेट लिगेंड को हमें अगर हमें प्लेस करना है, तो उनको कितने एंगल पर रखते हैं? 90 पे रखते हैं, 180 डिग्री पे नहीं रखते हैं, क्योंकि 180 डिग्री पे तो आप स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। दूसरी बात है कि वहां पे 4 मेंबर रिंग बनेगा, जो कि लेस स्टेबल होता है। म्यूट पे रखिए आप सभी लोग, म्यूट कर दीजिए जल्दी से, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? वीडियो आप साइन करोगे तो बताना तो पड़ेगा ना किस चीज का साइन है। मैंने मना किया है ना। नहीं, आप बोलोगे तो साइन नहीं करते हैं, ऐसे की तभी थोड़ी साइन कर देते हैं। मैंने परमिशन नहीं दी है ना। अनिशा भाई आ रहे हैं क्या? मैं जाऊंगा। सो दैट मींस बाइडेंटेट लिगेंड को आप 90 डिग्री पे प्लेस करेंगे, बिकॉज वहां पे 5 मेंबर रिंग बनेगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। अगर 180 डिग्री पे अगर आप प्लेस पे 4 मेंबर रिंग बनेगा, जो कि लेस स्टेबल होता है, राइट। तो बाइडेंटेट लिगेंड को हम लोग 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं ना। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, इस टाइप की पॉसिबिलिटी है, राइट। अब यहाँ पे क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या यहाँ पे मिल रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। एक बार यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन है, राइट। आपको ऐसा लग रहा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री में अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इस तरह से आपने इस कंपाउंड को कट किया है, यहाँ पे ये अमोनिया नहीं है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। अब बाइडेंटेट लिगेंड कनेक्टेड होता है, तो 1 का कनेक्शन किससे है? 2 से है। तो जब इसका मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज में 4 का कनेक्शन 2 से होना चाहिए, तभी तो हम मिरर इमेज बोलेंगे। मिरर में ऐसा ही होता है, राइट। अगर 1 2 से कनेक्टेड है, तो 4 भी अगर 2 से कनेक्टेड होता है तो ही हम लोग मिरर इमेज बोलते हैं। बट यहाँ पे कनेक्टिविटी अलग अलग है। 1 जो आपका टॉप नाइट्रोजन है, टॉप नाइट्रोजन 2 से कनेक्टेड है, और जो बॉटम का नाइट्रोजन है वो 3 से कनेक्टेड है।
मिरर में ऐसा नहीं होता। मिरर इमेज में अगर 1 2 से कनेक्टेड, तो नीचे वाला जो नाइट्रोजन है वो भी 2 से कनेक्टेड होना चाहिए था, तो अभी हम मिरर इमेज बोलते। आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो हैंड अगर इस तरह से आपका इस तरह से कनेक्टेड है, तो ऐसा तो नहीं होता ना ये हैंड इधर से कनेक्टेड हो गया मिरर में देखने पे। हाँ, तो कनेक्टिविटी सेम होती है मिरर इमेज में। बात समझ में आ रहा है? तो क्या फर्स्ट कंपाउंड में मिरर इमेज मिलेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है फर्स्ट कंपाउंड में, बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। N3 और N4, N3 N4 इस तरह से कट करोगे आप, ऐसा इस तरह से कट करोगे आप। यहाँ पे देखिए आप, ये नाइट्रोजन यहाँ से कनेक्टेड है, नहीं नहीं, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आ गया। फिर ये नाइट्रोजन इधर से कनेक्टेड है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ से कनेक्टेड है। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा आपको। ये नाइट्रोजन आपका, इसका मिरर इमेज क्या हो रहा है? ये बन रहा है, दैट इज ओके। और इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा आपको। कनेक्टिविटी देखिए आप, बात समझ में आ रहे हैं? नहीं, दोनों कनेक्टेड है। अगर अमोनिया होता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता, बट क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, राइट? जैसा अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें, तो हॉरिजॉन्टल में जब आप कट करेंगे, तो नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन आ रहा है, तो दिखने में ऐसा लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट अगर यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन 1 2 से कनेक्टेड है, बट नाइट्रोजन 4 ये 3 से कनेक्टेड, किसी अदर एटम से कनेक्टेड है। अगर नाइट्रोजन 4 भी 2 से कनेक्टेड होता, तो हम लोग बोलते प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स है, अगर यहाँ पे बीच में हम लोग मिरर लगाएंगे, तो मिरर मान ले सपोज ऊपर का एटम यहाँ से कनेक्टेड है, तो मिरर में कैसा दिखाई देगा? अगर ये ब्लू व्हाइट से कनेक्टेड है, तो मिरर में कैसा दिखाई देगा बताइए? ब्लू अगर व्हाइट से कनेक्टेड है, तो मिरर में ग्रीन भी व्हाइट से ही कनेक्टेड होना चाहिए, अभी मिरर इमेज बोलेंगे ना। अगर बीच में मिरर रख दिया हमने और ब्लू व्हाइट से कनेक्टेड है, तो ग्रीन भी व्हाइट से ही कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम मिरर इमेज बोलेंगे। बट यहाँ पे ब्लू व्हाइट से कनेक्टेड है, ग्रीन किसी और एटम से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 1 2 से कनेक्टेड है। अगर 4 भी 2 से कनेक्टेड होता, तो हम मिरर इमेज बोलते। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट? और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इस कंपाउंड के दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, एक डी होगा और एक इसका मिरर इमेज होगा। डी का मिरर इमेज एल होता है, डी का मिरर इमेज एल होता है, एक डी होगा दूसरा एल होगा। और दो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो मिरर इमेज होता है, उनमें जो रिलेशन होता है उसको इनैंशियोमर बोलते हैं। दैट मींस अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा, उन दोनों में जो रिलेशन होता है उसको इनैंशियोमर बोलते हैं। सो डी का एल या एल का डी, ये दोनों मिरर इमेज होते हैं, और इन दोनों में रिलेशन क्या है? दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स टू ईच अदर, राइट? क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सभी पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन बाइडेंटेट लिगेंड को 180 डिग्री पे स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, और अगर 180 डिग्री पे नहीं स्ट्रेच कर सकते तो क्या एंगल चेंज कर पाओगे आप? बताइए। ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, और ऑप्टिकल पॉसिबल है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इस कंपाउंड में ऑप्टिकल पॉसिबल है, राइट? क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? टोटल OI2 बनेंगे, 2 टोटल ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 होंगे, एक T होगा दूसरा L होगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। टोटल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो प्लस इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल 2 + 0 2 बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं, Ma2B2C2। Ma2B2C2 मींस हमारे पास टोटल 6 लिगेंड है, जिसमें से दो दो आपके सेम है, दो एक सेम है, दो बी सेम है, दो सी सेम है, सर राइट? हाँ बताइए।
सर आपने लास्ट एग्जांपल में डी और एल को कौन से टाइप का आइसोमर्स बोला? स्टीरियो, इनको इनैंशियोमर्स बोलते हैं, आइसोमर्स नहीं बोलते। इनमें रिलेशन क्या है, तो इनमें रिलेशन क्या आप बोलेंगे, इनैंशियोमर। मींस अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज, इन दोनों को इनैंशियोमर बोलते हैं। These are called, enantiomers are called non superimposable mirror images। ठीक है, इनैंशियोमर की डेफिनेशन भी आती है, These are called non superimposable mirror images। मतलब अगर इस कंपाउंड को आप एग्जैक्टली इसके ऊपर रखेंगे तो क्या ये सुपर इम्पोज होगा? एग्जैक्टली इसके ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा, राइट। और ये दोनों मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, इजंट इट? ये सुपर इम्पोज नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को इनैंशियोमर्स बोलते हैं। या अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है डी, तो उसका जो मिरर इमेज होगा डी एंड एल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? अगर इस कंपाउंड को एग्जैक्टली इसके ऊपर रखेंगे तो क्या सुपर इम्पोज होगा? सुपर इम्पोज होगा। ये आपका इस तरह से है, ठीक है, इन दोनों को एग्जैक्टली ऊपर रखेंगे, सुपर इम्पोज होगा क्या? बताइए, हैंड को ऊपर रखेंगे सुपर इम्पोज होगा? ये थंब आपका सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, राइट। तो ये दोनों मिरर इमेज है, राइट, दीज टू आर मिरर इमेजेस। बट अगर इनको एग्जैक्टली ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, राइट, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं। एक और हम लोग कंपाउंड लेते हैं Ma2B2C2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? तो एक तो आपका हो सकता है कंप्लीट सिस। कंप्लीट सिस का मतलब क्या है? AA90, BB90, CC90, इसको बोलते हैं कंप्लीट सिस। मतलब जितने भी लिगेंड है सभी 90 पे है। AA 90 पे है, BB 90 पे है, CC 90, कंप्लीट सिस हो गया। एक बना दीजिए आप कंप्लीट ट्रांस। कंप्लीट ट्रांस का मतलब AA 180, BB 180, CC 180। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? कंप्लीट सिस, कंप्लीट ट्रांस, इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ बोलेंगे यस और नो? सो हमने AA90, BB90, CC90, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया जिसको कंप्लीट सिस बोलेंगे। AA 180, BB 180, CC 180, इसको बोलेंगे कंप्लीट ट्रांस, कंप्लीट सिस, कंप्लीट ट्रांस। और क्या बन सकता है आपको? AA को ट्रांस पे रखा और BB CC सिस रख दिया। A ट्रांस A, जिसमें से ये कंप्लीट ट्रांस नहीं है, बीबी को सिस रखा, सीसी को सिस रखा। फिर बीबी ट्रांस जिसमें AA सिस रखा, सीसी सिस रखा। फिर सीसी ट्रांस AA सिस रखा, बीबी सिस रखा। तो एक तो हो गया कंप्लीट सिस, जिसमें सभी 90 होंगे। एक कंप्लीट ट्रांस जिसमें सभी 180 डिग्री पे होंगे। और एक में क्या होगा? AA ट्रांस बाकी सिस, बीबी ट्रांस बाकी सिस, सीसी ट्रांस बाकी सिस। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे A2B2C2 के? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे बताइए? 1 2 3 4 5, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 5। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? अब इन 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव? मींस किस ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लेनो सिमेट्री नहीं है? कंप्लीट ट्रांस प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। AA ट्रांस प्लेनो सिमेट्री मिल गया, BB ट्रांस प्लेनो सिमेट्री मिल गया, CC ट्रांस प्लेनो सिमेट्री मिल गया। क्या कंप्लीट सिस वाले में प्लेनो सिमेट्री मिलेगा आपको? कंप्लीट सिस वाले में प्लेनो सिमेट्री नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से कट करेंगे तो A का मिरर इमेज B नहीं है, नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से कट करेंगे, A के सामने C आ रहा है, नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से कट करेंगे तो B के सामने C मिल रहा है, नहीं। तो कंप्लीट सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमारे पास टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, 5 में से एक ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसको दो फॉर्म्स मिल जाएंगे, कंप्लीट सिस D, कंप्लीट सिस L। तो 5 प्लस एक एक्स्ट्रा मिल गया, कितने हो जाएंगे टोटल आइसोमर्स? टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 6। अगर आपको ओनली ज्योमेट्रिकल बोलेगा तो आंसर बोलेंगे 5। अगर आपको ओनली ऑप्टिकल आइसोमर बोल रहा है,
नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर तो क्या बोलेंगे, 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव, एक डी एक्टिव है और दूसरा एल एक्टिव है। अगर आपको बोल रहा है कि टोटल आइसोमर्स कितने, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो 5, और 5 में से एक ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बन गया, 5 + 1 6। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? इसके 6 आइसोमर्स बनेंगे। ओके Similarly, COEN whole twice Cl2. Suppose इस कंपाउंड के आइसोमर्स देखते हैं, COEN whole twice Cl2. That means दो आपके कैसे हैं, दो लिगेंड आपके कैसे हैं, बाइडेंटेट, और बाकी के दो मोनोडेंटेट है। तो COEN whole twice Cl2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा EN whole twice Cl2। तो एक बार Cl को सिस पे रख दिया, एक बार Cl को ट्रांस पे रख दिया, तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे बताइए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? एक बार Cl को सिस पे रखा, एक बार Cl को ट्रांस पे रखा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे बताइए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बनेंगे। देखो इस कंपाउंड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, EN अगर इस तरह से लिख दिया, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बीच में अगर आपने EN लिख दिया तो भी चलेगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दैट मींस ये आइडेंटिकल है। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार Cl को सिस रखें, एक बार Cl को ट्रांस। ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट सिस वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्योंकि सिस में अगर आप यहाँ पे मिरर इमेज रखते हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिस में ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है क्या? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के सामने तो नाइट्रोजन आ रहा है, बट कनेक्टिविटी देखो आप, कनेक्टिविटी, क्या ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? क्या ये नाइट्रोजन भी इसी नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? नहीं। तो इसका मतलब सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगर इस तरह से कट करोगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है और ये नाइट्रोजन ये वाले से कनेक्टेड है। तो सिस आपका ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 ज्योमेट्रिकल एंड उसमें से एक एक्टिव है, 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो आपके आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 3 आइसोमर्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? 2 + 1 3 आइसोमर्स बनेंगे। कोई प्रॉब्लम है? ओके अब सपोज हम लोग इस तरह से देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 MA2BC, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। और 4 में सपोज ये आपका, अगर आपका टेट्राहेड्रल होगा 4 में तो उसमें GI नहीं होगा, लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सभी एंगल सेम होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर में आपका A2BC में कितने बन सकते हैं? ए को आपने सिस पर रख दिया और ए को आपने ट्रांस पर रख दिया, तो 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। और क्या इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते हैं, कैसा भी लिगेंड हो, क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसका नाम ही है स्क्वायर प्लेनर। तो जिस प्लेन में कंपाउंड है अगर उसी से कट कर देंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे GI कितने मिल जाएंगे आपके? 2 ऑप्टिकल आइसोमर 0 बनेंगे, बिकॉज इन दोनों ही कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेनर कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप का आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, SP मींस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD। दैट मींस अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है, स्क्वायर प्लेनर में अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल हो सकते हैं? मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग प्लैटिनम का, प्लैटिनम NH3Br Cl और PY क्या है? PY इज पिरिडीन, तो कितने आपके पॉसिबिलिटीज मिलेंगे MABCD के? अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चारों लिगेंड डिफरेंट है तो कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं? एक बार A के सामने B रख दीजिए, एक बार A के सामने C रख दीजिए, एक बार A के सामने D रख दीजिए, ठीक है? A को फिक्स कर दो, A के सामने B, A के सामने C, A के सामने D, A ट्रांस B, A ट्रांस C, A ट्रांस D, A ट्रांस B, A ट्रांस C, A ट्रांस D, कितने बनेंगे? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके?
अगर चारों डिफरेंट है स्क्वायर प्लेनर में तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ए ट्रांस बी, ए ट्रांस सी, ए ट्रांस डी। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? नंबर ऑफ जीआई कितने बन जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, PTGLY होल ट्वाइस। PTGLY होल ट्वाइस, GLY क्या होता है? GLY इज ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन NH2CH2CO- को बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन। इसमें डोनर एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन कनेक्टेड होते हैं, दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये बाइडेंटेट है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 लिगेंड है और ईच लिगेंड कंटेन 2 डोनर एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 2 टाइप के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इसमें मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं कि ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लैटिनम 2+ आर स्क्वायर प्लेनर। प्लैटिनम 2+ का कोई भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल नहीं होता है, प्लैटिनम 2+ के सभी कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो डेफिनेटली इट विल बी स्क्वायर प्लेनर बिकॉज यहाँ पे प्लैटिनम 2+ है, राइट? क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर हम देखें प्लैटिनम से 2 ग्लाइसिनेट आयन है NO, डोनर एटम्स क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक बार आप नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन रख दीजिए, एक बार नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन रख दीजिए, तो एक बार सिस बन जाएगा, एक बार ट्रांस बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? नाइट्रोजन नाइट्रोजन 90 सिस हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 180 ट्रांस हो गया, तो 2 आइसोमर्स बनेंगे। और अगर आपने इस तरह से कनेक्ट किया तो क्या ये पॉसिबल है? अगर बाइडेंटेट लिगेंड को 180 डिग्री पे ऐसा स्ट्रेच किया है तो ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो PTGLY होल ट्वाइस के कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर बनेंगे, ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे। ऑप्टिकल कितने बनेंगे? इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल 0 बनेंगे। तो टोटल आइसोमर 2 + 0 2 बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? टोटल आइसोमर 2 हो जाएगा। सर एक बार कोबाल्ट EN2 और Cl2 वाला एग्जांपल दिखाओ प्लीज। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है? हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए। नहीं सर प्रॉब्लम नहीं, पर चेक करना है खाली। हाँ चेक कर लीजिए। सॉरी, डन सर, थैंक यू। नाउ सपोज इस तरह से दिया है CuEn होल ट्वाइस 2+, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? CuEn होल ट्वाइस 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 × 2 बाइडेंटेट है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और सपोज इसमें आपको गिवन है कि ये आपका कैसा है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो CuEn अगर टेट्राहेड्रल होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वैसे ही नहीं बनता है। अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है? इसमें सभी लिगेंड एक ही जैसे हैं, ऑल आर नाइट्रोजन। तो क्या आप इनमें अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या एंगल चेंज होगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा इंटरचेंज करने से? बताना। अगर इसको इंटरचेंज कर दे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। इसका मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सभी पोजीशन एक जैसे है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। अगर आप इनको इंटरचेंज कर देंगे एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है?
सिमिलरली PTOX होल ट्वाइस 2 माइनस, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है? बताइए। PTOX होल ट्वाइस 2 माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 into 2 4 है। 2 into 2 4 मींस स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और अगर स्क्वायर प्लेनर है, प्लेटिनम ऑक्सीजन और बोथ डोनर एटम्स आर सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन पाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? बताइए मुझे। नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? These two are identical. सी अगर En है तो En को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एन एन और इसको कनेक्ट कर दिया, या फिर En को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। En लिखा और इसको कनेक्ट कर दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, उसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं एन एन, सिर्फ डोनर एटम को दिखाया हमने, या फिर En लिख दिया और इनको कनेक्ट कर दिया। ऑक्सिलेट को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है OO, सिर्फ हम लोग डोनर एटम दिखाते हैं, या फिर बीच में आप OX लिख दीजिए और इनको कनेक्ट कर दीजिए। क्या ये बात समझ में है आपको? तो अगर सभी पोजीशन आइडेंटिकल है तो GI पॉसिबल नहीं होगा। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो आपका आइसोमर है, अगर आपका MA3B3 है, MA3B3 का मतलब क्या होता है? 3 एक टाइप के हैं और 3 एक टाइप के लिगेंड है, तो टोटल आइसोमर, टोटल लिगेंड कितना होगा? 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा MA3B3। सो MA3B3 में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, एक को फैक बोलते हैं, दूसरे को मर बोलते हैं, फैक एंड मर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, जेई मेंस में कई बार पूछा गया है MA3B3 के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें से 3 एक टाइप के हैं, बाकी के 3 एक टाइप के हैं, MA3B3, 3 आइडेंटिकल, 3 अदर आर आइडेंटिकल, तो इसमें दो आइसोमर बनेंगे, फैक एंड मर। फैक का जो फुल फॉर्म होता है, फैक का फुल फॉर्म होता है फेसियल, राइट, बिकॉज यहाँ पे जो सेम लिगेंड्स हैं वो एक फेस पे आते हैं, ऑक्टाहेड्रन के फेस पे आते हैं। एंड मर का जो फुल फॉर्म है दैट इज मेरिडायोनल, मेरिडायोनल, फैक एंड मर आइसोमर। तो फैक एंड मर क्या होते हैं? लाइक CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MA3B3 से, मतलब 3 एक टाइप के हैं और बाकी के 3 एक टाइप के हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कंपाउंड कैसा बनेगा? कॉम्प्लेक्स शेप ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल में जो जीआई होंगे, इसका जो जीआई होंगे, क्या इसमें आप सिस ट्रांस बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 3 एक टाइप के, 3 अलग एक टाइप के, तो सिस ट्रांस यहाँ पे नहीं बना पाओगे आप। इसमें एक डिफरेंट टाइप का आइसोमर बनता है, फैक एंड मर। फैक एंड मर क्या होते हैं? CO, एक बार हमने क्या कर दिया, जो NH3 है उनको ऑक्टाहेड्रन के किसी एक फेस पर रख दिया, 3 सिमिलर वाले को एक फेस पर रख दिया और 3 अदर सिमिलर वाले को एक फेस पर रख दिया, तो इसको फेसियल आइसोमर बोलते हैं। मींस जो सिमिलर काइंड के लिगेंड है वो ऑक्टाहेड्रन के किसी एक फेस पे आ रहा है। मुझे बताइए ऑक्टाहेड्रन में कितने फेस बनते हैं? ऑक्टाहेड्रन में कितने फेस बनते हैं? 8 फेस होते हैं। ठीक है, 4 ट्रायंगल ऊपर बनेंगे और 4 ट्रायंगल नीचे बनेंगे, राइट? बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल ऊपर बनते हैं, 4 ट्रायंगल नीचे बनते हैं। तो फेसियल आइसोमर कब बोलेंगे? जब 3 लिगेंड एक टाइप के किसी एक फेस पे हो, ऑक्टाहेड्रन के फेस पे हो।
सी, ये जो आपका होगा, क्या आप सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है? वीडियो को आप वहां पे क्लिक कीजिए, ठीक है। दिस इज फेशियल आइसोमर, ठीक है। 3 ग्रीन वाले 3 एक टाइप के हैं और व्हाइट वाले एक टाइप के हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? ठीक है, देखिए आप, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपके ग्रीन वाले हैं ऑक्टाहेड्रन के एक फेस पे आ रहे हैं, एक ट्राइंगल पे आएंगे। ऑक्टाहेड्रन के 8 फेसेस होते हैं और 8 फेसेस में से एक फेस पे आएगा, सिमिलर काइंड वाले एक फेस पे आ रहे हैं। और ये व्हाइट वाले भी एक फेस पे आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? व्हाइट वाले भी नीचे वाले ट्राइंगल पे आएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसको फेशियल आइसोमर बोलते हैं। क्लियर? आप स्क्रीन पे देखिए, NH3 वाले एक साइड में एक ट्राइंगल ऊपर वाले फेस पे आ रहे हैं और NO2 नीचे वाले फेस पे आ रहे हैं, तो इसको आप फेशियल आइसोमर बोलेंगे। ओके, अब मर आइसोमर क्या होते हैं? मर का मतलब ये है कि आपके जो सिमिलर काइंड के लिगेंड है वो दो सिमिलर काइंड के लिगेंड 180 डिग्री पे होने चाहिए और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दो सिमिलर काइंड के लिगेंड 180 डिग्री पे हैं और इसको हमने कनेक्ट किया है, तो इसको मर आइसोमर। तो ये फैक आइसोमर हो गया, एक हम लोग मर आइसोमर बना लेते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखिए, तब तक स्क्रीन पे मैंने डायग्राम बनाया। देखिए, दिस इज मर आइसोमर। ओके, मर का मतलब क्या है? ग्रीन एंड ग्रीन सिमिलर वाले 180 डिग्री पे है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। क्या ये ऑक्टाहेड्रन के फेस पे आ रहे हैं? मर वाले में फेस पे आ रहे हैं? नहीं, ये फेस पे नहीं आ रहे। वन ऑफ द 8 फेसेस पे नहीं है, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, ग्रीन वाले क्या 180 डिग्री पे है? कोई दो ग्रीन वाले 180 डिग्री पे है, ठीक है। ये आपका फैक आइसोमर है, फर्स्ट वाला, और ये मर आइसोमर, राइट। तो फैक आइसोमर में क्या हो रहा है? आपका ऑक्टाहेड्रन के फेस पे आ रहा है, सिमिलर काइंड के जो लिगेंड है ये ऑक्टाहेड्रन के फेस पे आ रहा है। 1 2 3 3 एक फेस पे आ रहे हैं और व्हाइट वाले नीचे वाले फेस पे आ रहे हैं। दिस इज फैक आइसोमर और ये आपका मर आइसोमर। तो यहाँ पे ये दोनों आपके 180 डिग्री पे और ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है और एक और ट्राइंगल बन रहा है, एक और ट्राइंगल बन रहा है जिसमें सेम लिगेंड है, इस तरह से। ये ट्राइंगल भी तो बन रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको इस तरह से, इसमें सेम लिगेंड है। ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है इसमें सेम लिगेंड है और एक इस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है जिसमें सेम लिगेंड है, राइट। दिस इज मर आइसोमर। और फैक आइसोमर में इस टाइप का ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे आप, इसे फेस पे आ रहा है, इसे फेस पे आ रहा है। देखिए क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। दिस इज फैक आइसोमर एंड दिस इज मर आइसोमर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट इसको जज नहीं कर पाते, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। फैक में एक फेस पे आ रहा है और मर में फेस पे नहीं आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। दिस इज मर आइसोमर एंड दिस इज फैक आइसोमर। क्लियर? तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप, फैक आइसोमर में एक फेस पे आ रहे हैं, मर आइसोमर में ऐसा हो रहा है। तो ये वाले आपके एक ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है और एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, राइट। देखिए यहाँ पे फैक आइसोमर में वन ऑफ द 8 फेसेस पे सिमिलर काइंड के लिगेंड होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। दिस इज फैक आइसोमर। और मर आइसोमर में कोई दो लिगेंड 180 डिग्री पे होंगे, ऐसा होगा।
सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया फैक एंड मर के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? नाउ दैट मीन्स MA3B3 के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक फैक आइसोमर बनेगा और दूसरा मर आइसोमर बनेगा। फैक एंड मर, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। नाउ इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्या फैक एंड मर में से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है? एक बार फैक आइसोमर को देखते हैं। क्या फैक आइसोमर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बताइए, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? जल्दी से बताइए, थिंक अबाउट इट ऑल ऑफ यू। क्या फैक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है? फास्ट, ऑप्टिकली एक्टिव है? बताइए 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 जल्दी से, ऑप्टिकली एक्टिव है? आपने बोला नहीं, क्यों नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी मिल रहा है। यहाँ अमोनिया के सामने NO2 है, हॉरिजॉन्टल थोड़ी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये ऐसे कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं है, नॉट हॉरिजॉन्टल। कैसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये फैक आइसोमर है, देखिए आप। हाँ वर्टिकल, ऐसा वर्टिकल कट करो आप, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। देखिए वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, अमोनिया के सामने अमोनिया, NO2 के सामने NO2, और ये दोनों तो कट हो जाएंगे ना। जब ऊपर से लेके आएंगे प्लेन, ऊपर से प्लेन लेके आएंगे तो ये दोनों कट नहीं हो जाएंगे? ये दोनों कट हो जाएंगे। ये अमोनिया NO2 कट हो जाएगा, प्लेन के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से डिवाइड होगा मॉलिक्यूल। अमोनिया के सामने अमोनिया, NO2 के सामने NO2, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे सॉरी वीडियो में देखिए, ऐसा वर्टिकल कट करोगे तो ग्रीन के सामने ग्रीन, व्हाइट के सामने व्हाइट, और ये ग्रीन और व्हाइट कट गया आपका। बात समझ में आ रहा है? ग्रीन के सामने ग्रीन, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? इसका मतलब फेक आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। बात समझ में आ गया? अब बताइए मर आइसोमर क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? मर आइसोमर, मर आइसोमर वो तो सीधा दिख रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया आपने? बताइए कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री? हॉरिजॉन्टल। ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लिया, ये कट गया आपका, NO2 के सामने NO2 आ गया, तो इसमें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है विजुअलाइज करने में, इसलिए अभी से आप मेमोराइज करेंगे कि MA3B3, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, MA3B3 के दो आइसोमर बनते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर हम बात करें तो दो बनेंगे, एक आपका फैक होगा और दूसरा मर होगा। फैक का मतलब फेसियल, मर का मतलब मेरीडायनल। फेसियल का मतलब 3 लिगेंड्स एक फेस पे आएंगे, ऑक्टाहेड्रन के एक फेस पे आएंगे, और मर में आपका 180 डिग्री पे ट्राइंगल बनेगा, 180 डिग्री पे सेम बनेगा। फेसियल और मेरीडायनल, फैक एंड मर, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। फेसियल में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और मेरीडायनल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो टोटल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो कितने टोटल आइसोमर्स बनेंगे? बताइए MA3B3 के टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? टोटल आइसोमर्स अगर आपसे बोले तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों की बात कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल तो दो हो गया, एक फैक हो गया, दूसरा मर हो गया, बट इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो टोटल आइसोमर 2 होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? चेक कर लीजिए जल्दी से। सर फेशियल की लाइन ऑफ सिमेट्री को वापस रिपीट कर देंगे आप?
ओके क्लियर? ओके सिमिलरली अगर M A3B2C A3B2C के कितने आइसोमर अगर आपसे पूछे है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, तो आपका आंसर क्या होगा? M A3B2C। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस पेयर्स बनाते हैं। जैसा मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कितने ट्रांस पेयर्स पॉसिबल है। तो एक बार आप ए ट्रांस पेयर ले लीजिए, ए बी बी सी, ए के सामने बी, बी के सामने सी, एक तो ये हो गया आपका ए बी बी ए सी, ए बी के सामने बी ए सी, दूसरा कंपाउंड हो गया। देन अदर पॉसिबिलिटी क्या होगा, ए बी ए सी, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने सी। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है और उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो आप फाइंड आउट ट्रांस पेयर्स, how many different trans pairs are possible. So in this complex how many trans pairs are possible? A3B2C के 3 ट्रांस पेयर्स पॉसिबल है। पहले तो आप बना के देखेंगे, उसके बाद मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बात समझ में आ रही है? अभी तो आपको समझना है, बाद में आप मेमोराइज कर सकते हैं, सो दैट एग्जाम में डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। तो A3B2C के आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? ट्रांस पेयर्स ढूंढना है आपको ट्रांस पेयर्स फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, इनमें से विच आर द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक के सामने एक कोई भी दो ट्रांस पे सिमिलर लिगेंड मिल गए तो सब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इसमें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें भी एक के सामने ए मिल गया, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या कोई ट्रांस पेयर सेम मिल रहा है, मतलब सेम लिगेंड हो 180 डिग्री पे, एक के सामने बी नहीं, एक के सामने सी सेम नहीं है, एक के सामने बी सेम नहीं है, तो क्या ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? थर्ड वाले में नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव इसका मतलब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक डेस्टोरोटेटरी और दूसरा लिवोरोटेटरी। और डेस्टोरोटेटरी लिवोरोटेटरी को डिफरेंट कंपाउंड ट्रीट करते हैं, क्योंकि इनकी कंप्लीट फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इसका मतलब जो थर्ड कंपाउंड है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो उसको दो काउंट करेंगे। इसको एक काउंट करेंगे क्योंकि इनएक्टिव है, इसको एक काउंट करेंगे क्योंकि इनएक्टिव है, इसको दो काउंट करेंगे क्योंकि ये एक्टिव है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने आइसोमर बताइए, कितने आइसोमर बनेंगे? टोटल 4 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर? चेक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, MA2B2CD, A2B2CD के कितने बनेंगे आइसोमर्स? A2B2CD। तो इसमें ट्रांसपेयर्स देखिए, कितने ट्रांसपेयर्स पॉसिबल है? ए के ट्रांसपेयर ए, बी के ट्रांसपेयर बी, सी सी डी, ए बी 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 सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी ए बी डी, बी ए सी ए डी, ए बी सी बी डी, ए बी सी ए डी। तो कितने ट्रांसपेयर्स पॉसिबल है? 6 ट्रांसपेयर्स पॉसिबल है। 6 पॉसिबिलिटीज होंगे इसके। क्या अभी आपको कोई लेक्चर है? कोई लेक्चर है क्या? लेक्चर नहीं है ना आप सभी का? हाँ, मैथ्स का लेक्चर कितने बजे था? मैथ्स का लेक्चर कितने बजे था आपका? 6 पे था, ठीक है, कैंसिल हो गया ना। ओके, सो ए बी बी सी डी, क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इस कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे, तो कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगे? तो इसके 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगे। एक मैं इनमें से बना देता हूं आपको। एम, ए के सामने ए रखेंगे, बी के सामने बी रखेंगे
और सी के सामने डी रखेंगे, तो ये ट्रांस पेयर्स है। ए लिखा हुआ मतलब ट्रांस पेयर है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। अगर 180 डिग्री पे सेम लिगेंड है तो इनएक्टिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट, इनएक्टिव है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ए के सामने बी सेम नहीं है, ए के सामने बी सेम नहीं है, सी के सामने डी सेम नहीं है, मतलब कोई भी ट्रांसपेयर सेम नहीं है, तो क्या इसमें प्लेनर सिमेट्री मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, एक डी हो जाएगा और दूसरा एल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली ए सी ए बी बी डी, ए सी ए बी, थर्ड वाले के देखो, ये फर्स्ट हो गया, थर्ड वाला बना देता हूं मैं, एम ए सी, ए के सामने सी, ए के सामने बी और बी के सामने डी। क्या इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा? बताइए। किसी भी तरीके से आप कट कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल ए के सामने सी नहीं मिलेगा, अगर वर्टिकल कट करोगे आप ए के सामने बी नहीं मिलेगा, अगर इस तरह से कट करोगे बी के सामने डी, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये टू फॉर्म से एग्जिस्ट करेगा, डी एंड एल। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो एम ए टू बी टू सी डी के 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। सेकेंड वाला बना देते हैं, देखो सेकेंड वाला बनाते हैं, सेकेंड वाला बना लेते हैं। सेकेंड वाले में हमने ऐसा बोला कि एम ए के सामने बी, ये ट्रांसपेयर हो गया, ए के सामने बी, ये दूसरा ट्रांसपेयर हो गया, एंड देन ए बी एंड देन सी डी, सी के सामने डी रखना है आपको, सी के सामने डी रखना है, राइट। बात समझ में आ गया आपको? ए बी एंड सी डी। क्या इसमें आपको प्लेनर सिमेट्री मिलेगा? प्लेनर सिमेट्री मिलेगा आपको? इसमें आपके टू ट्रांसपेयर सेम हो गए ना, तो इसमें प्लेनर सिमेट्री मिल जाएगा आपको। सॉरी, ये आपका इनएक्टिव होगा। मैंने आपको बताया था अगर टू ट्रांसपेयर सेम हो तो भी प्लेनर सिमेट्री मिल जाता है। और इसमें कैसे कट करेंगे आप? इस तरह से, राइट, इस तरह से कट करेंगे तो ए के सामने ए हो जाएगा, बी के सामने बी हो जाएगा और सी डी तो कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? टू ट्रांसपेयर सेम हो गए ना, ए बी, टू ट्रांसपेयर वाले में प्लेनर सिमेट्री मिल जाता है, तो ये नहीं मिलेगा आपका, सॉरी, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो टू भी आपका इनएक्टिव है। और अदर्स में देख लीजिए कोई टू ट्रांसपेयर सेम है क्या? इसमें टू ट्रांसपेयर सेम नहीं है, इसमें टू ट्रांसपेयर सेम है, ठीक है, ओके। सो सेकंड वाला इनएक्टिव हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं? सेकंड भी इनएक्टिव है। ऐसा कट करेंगे तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, और ये सी और डी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लेन में चला जाएगा, वर्टिकल कट कर रहे हैं, ओके। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें से आपके टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, और 6 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 2 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, 6 + 2, टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? सेकंड वाला इनएक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि 2 ट्रांसपेयर सेम है, और मैंने बताया था अगर 2 ट्रांसपेयर सेम होते हैं तो प्लेनर सिमेट्री मिल जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम है? बताइए, एक बार चेक कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए A2 B2 CD के।
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? यस यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? बताइए, इज इट क्लियर? MA to B to CD is clear? Okay. सिमिलरली मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, MA to BCDE, MA to BCDE के 9 आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। आप सभी को इसके 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करने का मतलब क्या है? ट्रांस पेयर्स देखना है आपको। क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे आप? A to BCD के 9 ट्रांस पेयर्स बनेंगे, 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। 9 इस तरह से 9 डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। और अगर आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल में सभी लिगेंड अगर डिफरेंट है, अगर सभी लिगेंड डिफरेंट है तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेंगे। इसमें 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो ये दोनों आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे CONH3 होल ट्वाइस Cl2En, इसमें आपको बोला कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं इसके, CONH3 होल ट्वाइस Cl2En के। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 + 2 4 एंड En बाइडेंटेट है, 4 + 2 6, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अब ऑक्टाहेड्रल में एक बार NH3 को हमने ट्रांस पे कर दिया, एक बार NH3 को ट्रांस पे कर दिया, एक बार NH3 को सिस पे कर दिया, तो दो तो ये आपके बन गए। या फिर Cl के रेस्पेक्ट में देख लो आप, Cl 90 सिस और Cl 180 ट्रांस, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, राइट? क्योंकि आपको इजीली दिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में है, तो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या और कोई यहाँ पे इसके और कोई आइसोमर बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर? एक बार NH3 NH3 180, एक बार NH3 NH3 90, क्या और कोई आइसोमर बन सकता है इसका? एक बार NH3 ऑल सिस बना लीजिए, ऑल सिस, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो NH3 NH3 ये दोनों ट्रांस हो गए बट Cl सिस हो गया, यहाँ पे Cl ट्रांस हो गया बट NH3 सिस हो गया। एक बार ऑल सिस बना लीजिए, ऑल सिस का मतलब NH3 NH3 90, Cl also 90, तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, CONH3 होल ट्वाइस Cl2En। ये सभी एग्जांपल आप एक बार घर पे करना क्लास के बाद, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? CONH3 होल ट्वाइस Cl2En के 3 आइसोमर्स। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? बताइए, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बता दीजिए। क्लियर? बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार हमने NH3 180 डिग्री कर दिया बट Cl को 90 कर दिया, एक बार NH3 90 कर दिया, Cl को 180 कर दिया, एक बार सभी ऑल सिस कर दीजिए, मतलब NH3 भी 90 Cl भी 90, तो 3 पॉसिबिलिटी नहीं बनेंगे? 3 बनेंगे ना, राइट? अब इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? तो अगर 180 डिग्री पे सेम ऑप्टिकली इनएक्टिव, फर्स्ट सेकंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, थर्ड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑल सिस। तो जब सभी सिस हो जाते हैं तो कोई ट्रांसपेयर सेम नहीं है, तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इसके 2 फॉर्म्स आएंगे, तो इसका मतलब 3 ज्योमेट्रिकल, जिसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 3 + 1 4 आइसोमर्स बनेंगे। एक बार चेक कर लीजिए और बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। ओके,
अब देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कैन एग्जिस्ट एज इनैंशियोमर। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कैन एग्जिस्ट एज इनैंशियोमर। तो इनैंशियोमर उसी कंपाउंड का बनेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग एक नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं, इनैंशियोमर इज ओनली पॉसिबल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो टू फॉर्म्स में होते हैं, एक डी फॉर्म होता है, दूसरा एल फॉर्म होता है, और इन दोनों में जो रिलेशन होता है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं, और ऐसे मिरर इमेज को हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के होते हैं, डी और डी और एल में जो रिलेशन होता है, डी और एल दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इसलिए उनको इनैंशियोमर बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ गया, विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिस्ट एज ए कैन एग्जिस्ट एज इनैंशियोमर, दैट मींस इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन क्या है? प्लेनर सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, राइट? इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, बताइए, यू कैन डू दिस, राइट? क्लियर? ओके, फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक बार। जैसे अगर हम फर्स्ट कंपाउंड देखें, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ सिस CO NH34 Br2 प्लस, ये आपका कंपाउंड है, तो इसका मतलब आपको Br को सिस पर रखना है, और अदर पोजीशंस पे आपको अमोनिया रखना है। क्या ये कंपाउंड इनैंशियोमर बना सकता है? इस कंपाउंड का इनैंशियोमर बनेगा? इनैंशियोमर बनने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से कट कर दिया। अगर आप इसको इस तरह से कट करेंगे तो अमोनिया के सामने अमोनिया आ जाएगा, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो नो इनैंशियोमर। इनएक्टिव है तो इसका इनैंशियोमर नहीं बनेगा, मतलब DL नहीं बनेगा, सिंपल बात है, DL नहीं बनेगा। एक और क्वेश्चन है, सिस H2O होल ट्वाइस EN होल ट्वाइस, सिस H2O होल ट्वाइस Cr H2O होल ट्वाइस EN होल ट्वाइस 3 प्लस। इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो Cr H2O H2O 90 पे कर दिया तो 6 हो गया, और EN का मतलब क्या है? एथिलीन डायमीन, NN, एथिलीन डायमीन NN और N, राइट? तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए, इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? अब क्या इस कंपाउंड में प्लेनर सिमेट्री है? क्योंकि बाइडेंटेड है, कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, प्लेनर सिमेट्री नहीं मिलेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा हाँ प्लेनर सिमेट्री है ये वाला, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा लग रहा होगा कि प्लेनर सिमेट्री है, लेकिन ये प्लेनर सिमेट्री नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन तो दिख रहा है, बट क्या कनेक्टिविटी सेम है? क्या ऊपर वाला नाइट्रोजन जिस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, नीचे वाला नाइट्रोजन भी उसी नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? नहीं। तो इसका मतलब से ये प्लेनर सिमेट्री नहीं है, ये जो मैंने बनाया ये प्लेनर सिमेट्री नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब इस कंपाउंड में प्लेनर सिमेट्री नहीं है, नो प्लेनर सिमेट्री। और अगर प्लेनर सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सपोज ये डी है और इस कंपाउंड का मिरर इमेज बना लेते हैं हम लोग। इस कंपाउंड का जो मिरर इमेज का मतलब होता है अगर हम बीच में एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिरर रख दे तो ये कंपाउंड कैसा दिखेगा? अगर बीच में हमने एक मिरर रख दिया तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका मिरर इमेज बना लेते हैं, सॉरी मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा, राइट? एन वाटर, और यहाँ पे आपका हो गया एन, ये मिरर इमेज हो गया। तो डी का मिरर इमेज एल होता है, एल का मिरर इमेज डी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मिरर इमेज लिवो रोटेटरी होता है। और इन दोनों मिरर इमेज में अगर हम देखें इन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर आपसे पूछा है तो आप बोलेंगे दीज टू आर इनैंशियोमर्स।
डी एंड एल में रिलेशन होता है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर का डेफिनेशन क्या होता है? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर आपको कभी डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या ये सुपर इम्पोज होंगे? देखो सुपर इम्पोज होंगे, सुपर इम्पोज होंगे नहीं, सुपर इम्पोज नहीं। यहाँ पे देखो आप, इधर वाटर है, लेफ्ट साइड में वाटर है, सुपर इम्पोज होगा नहीं, आप इनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो ऐसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को बोलते हैं इनैंशियोमर। दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर, दे आर नॉन सुपर, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं है। ओके, क्लियर? ओके, हमने स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड देखा था। दैट मींस अगर आपके 6 लिगेंड्स है तो 6 लिगेंड है तो किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपके 4 लिगेंड्स है तो स्प्लिटिंग कैसी होगी? तो इसको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग बोलते हैं। दैट मींस अगर आपका कोई मेटल है और उस मेटल से 4 लिगेंड्स है, मेटल के साथ 4 लिगेंड्स है, तो उसमें जो स्प्लिटिंग होती है एग्जैक्टली अपोजिट स्प्लिटिंग होती है। दैट मींस ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, दैट मींस अगर किसी मेटल के सराउंडिंग में 6 लिगेंड है तो मैंने आपको बताया था लिगेंड्स किधर अप्रोच करते हैं ऑक्टाहेड्रल में? लिगेंड अप्रोच अलोंग, ध्यान से देखना, लिगेंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। तो जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, हमारे पास टोटल 5 डी ऑर्बिटल है। जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं, वो ज्यादा रिपल्शन फील करने की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसको ईजी बोलते हैं, ईजी सेट बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इनके लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं, इसलिए लिगेंड भी उसी एक्सिस से आ रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग लोब्स है उसी एक्सिस के अलोंग लिगेंड आ रहा है, तो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा होती है। और ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब्स इन बिटवीन एक्सिस है, लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है, लोब्स इन बिटवीन एक्सिस है, लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें रिपल्शन नहीं होगा। तो इसलिए T2G जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया। ये कब, इस टाइप की स्प्लिटिंग कब होती है? जब कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हो? 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हो। और लिगेंड ओरिएंटेशन कैसा है? एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। अब अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, वहां पे 6 थे, यहाँ पे 4 है। और 4 लिगेंड जो अप्रोच करते हैं, यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स अप्रोच इन बिटवीन एक्सिस, यहाँ पे इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करते हैं लिगेंड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं और लिगेंड अप्रोच करते हैं एक्सिस के अलावा। तो ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब्स एक्सिस के अलावा हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि उनमें रिपल्शन ज्यादा है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, सॉरी टेट्राहेड्रल फील्ड में 4 लिगेंड ही अप्रोच करते हैं और लिगेंड अप्रोच करते हैं इन बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में। तो कौन से डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाले में? बताइए, टेट्राहेड्रल वाले में कौन से डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे? ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब्स इन बिटवीन एक्सिस है, वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, लाइक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, राइट? इसलिए यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो इसमें T2G आपका ऊपर हो जाता है और EG नीचे हो जाता है। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल में EG आपका ऊपर होता है, दैट मींस जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, बट टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, क्योंकि लिगेंड एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो
लिगेंड किस तरह से अप्रोच करते हैं उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप की स्प्लिटिंग होती है। ऑक्टाहेड्रल में T2G EG ऊपर होता है, टेट्राहेड्रल में EG नीचे होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे EG ऊपर होता है, T2G नीचे होता है, और इधर EG नीचे होता है, T2G ऊपर, राइट। अब अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में सिमेट्री होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड को अगर आप देखें तो अगर आप रोटेट कर दें तो एग्जैक्टली जैसे लाइक अगर सभी लिगेंड सेम हो जाए तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। आप इसको इस तरह से देखें या फिर इस तरह से घुमा के देखें या फिर इस तरह से घुमा के देखें, अगर सभी लिगेंड सेम है क्या आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। और अगर इसमें सिमेट्री है तो सिमेट्री के लिए हम लोग जी वर्ड यूज करते हैं। जी मींस जीरेड, मैंने 11th क्लास में बताया था, जीरेड का मतलब होता है सिमेट्री, जी स्टैंड्स फॉर जीरेड, सिमेट्री। क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी सिमेट्री होता है? क्या ये सिमेट्रिकल होते हैं? मतलब यहाँ पे L है, क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई लिगेंड है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें? नहीं, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जी वर्ड यूज नहीं करते, टेट्राहेड्रल में जी वर्ड यूज नहीं करते। जी का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे T2G लिख रहा है ना, यहाँ पे T2G लिख रहा है, यहाँ पे ओनली T2 लिखते हैं, जी नहीं लिखते हैं। यहाँ पे EG लिखते हैं, यहाँ पे ओनली E लिखते हैं, नॉट T2G एंड EG, वी राइट ओनली T2 एंड E। बट कुछ बुक्स में T2G लिख देता है क्योंकि ज्यादा डिटेल में वो लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो टेट्राहेड्रल में जी वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो जी स्टैंड्स फॉर जीरेड, जी वर्ड तब यूज करेंगे अगर आपका सिमेट्री है तो, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होती है, बता रहा हूँ 1 मिनट। अगर हम ऑक्टाहेड्रल में देखें तो ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, और अगर सभी लिगेंड सेम है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम लिगेंड, इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में सेम लिगेंड 180 डिग्री, इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे सेम लिगेंड। देखो यहाँ सेम लिगेंड, यहाँ पे 180 डिग्री पे सेम लिगेंड, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। टेट्राहेड्रल में 180 डिग्री पे क्या लिगेंड मिल रहा है? यहाँ पे आपका L है, क्या इसके अपोजिट में कोई लिगेंड दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है। इधर सिमेट्री है, इधर नो सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो यहाँ ये आपका टेट्राहेड्रल है, वीडियो देखिए आप, ऊपर आपका एक लिगेंड दिख रहा है, क्या इसके जस्ट 180 डिग्री पे कोई दूसरा लिगेंड दिख रहा है? बताइए, दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे जी वर्ड यूज नहीं करते। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है कि इसको T2 बोल रहे हैं और इसको T2G क्यों बोल रहे हैं? राइट, इतनी बात समझ में आ गया। तो जी स्टैंड्स फॉर जीरेड। अपोजिट क्यों हुआ? समझ में आ गया आपको, क्योंकि लिगेंड डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए, इस टाइप से आपसे पूछा जाता है कि जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है, इसमें जो T2G और EG के बीच का जो गैप है उसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। T का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल। O का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इतनी बात समझ में आ रहा है? T2G और EG के बीच का जो गैप होता है उसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी गैप। ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से गैप किस में ज्यादा होता है तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में एनर्जी गैप ज्यादा होगा या फिर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में एनर्जी गैप ज्यादा होगा? बताइए, किसमें एनर्जी गैप ज्यादा होगा? थिंक अबाउट इट। तो बेसिकली जो डेल्टा टी होता है दैट मींस टेट्राहेड्रल फील्ड में जब स्प्लिटिंग होता है दैट मींस जब किसी मेटल को 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं तो वहां पे जो स्प्लिटिंग होता है उसमें T2G और EG के बीच में जो गैप होता है वो पहले का 50% होता है। ऑक्टाहेड्रल में जितना होता है उसका 50% है, ऑलमोस्ट 50%। 4/9 कितना होगा? ऑलमोस्ट 50% होगा, राइट। इसका रीजन क्या है बता रहा हूँ। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ अभी मैं? कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला गैप ज्यादा होता है या फिर टेट्राहेड्रल में गैप ज्यादा है तो आप बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में गैप ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? इसके 2 रीजन है। तो डेल्टा टी
टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वो 4/9 होता है। इसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें, पहले कितने लिगेंड थे? पहले 6 लिगेंड थे, अभी कितने लिगेंड हो गए? 4 लिगेंड हो गए। तो ज्यादा लिगेंड होंगे तो रिपल्सन के चांसेस ज्यादा होंगे, और ज्यादा रिपल्सन होगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, क्योंकि ये जब आपके रिपल्सन ज्यादा होंगे, रिपल्सन की वजह से ही एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड है, टेट्राहेड्रल में 6 की जगह पे 4 लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड कम हो चुके हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। तो 6 से 4 हो गए, कितना हो गया? 2/3 हो गया, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड 2/3 हो गए। 6 का 2/3 4 होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? पहले 6 लिगेंड थे, अभी केवल 4 लिगेंड है। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड थे, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड कम हो गए। नंबर ऑफ लिगेंड कम हो गए तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो स्प्लिटिंग जो एनर्जी गैप है वो उतना ज्यादा नहीं रहेगा। अब रिपल्शन कम है तो एनर्जी गैप कम होगा, रिपल्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी गैप बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि पहले एग्जैक्टली एक्सिस के लॉन्ग आ रहे थे, पहले क्या हो रहे थे? एग्जैक्टली एक्सिस के लॉन्ग आ रहे थे। अभी एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल पे आते हैं। ligand approach at an angle। और ये कैसे होते हैं? ना ही मतलब जो आपके एग्जैक्टली इन बिटवीन एक्सिस भी अप्रोच नहीं करते हैं, एक्सिस से थोड़ा दूर अप्रोच करते हैं, मतलब आपके ना ही अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, ना ही इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करते हैं। पहले क्या था? यहाँ पे एक्सिस के अलोंग आ रहे थे लिगेंड्स, एक्सिस के अलोंग, राइट? अभी क्या हो रहे हैं? एक्सिस से बीच में है, और बीच में भी एग्जैक्टली बीच में नहीं है। जिस साइड में आपका लोब है उससे थोड़ा हटके आपके लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर लिगेंड्स उसी एक्सिस के अलोंग अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें 2/3 कम हो गया इसकी वजह से। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स की वजह से कम हो गया, इनटू 2/3, क्योंकि पहले एग्जैक्टली एक्सिस के अलोंग आ रहा था, अब एग्जैक्टली एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है, तो रिपल्शन कम हो जाएगा। सो 2/3 into 2/3, that is 4/9 delta naught. So this is very important formula. Delta T is equal to 4/9 delta naught. Okay? देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, पहले जो लिगेंड थे एग्जैक्टली एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते थे ऑक्टाहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल में मान लिया मैंने DYZ की बात करी, DYZ। सो DYZ ऐसा होगा, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो DYZ के लोब्स किधर होते हैं? वाई और जेड के बीच में होते हैं, ऐसा। DYZ के लोब वाई और जेड एक्सिस के बीच में। अब जो लिगेंड अप्रोच करते हैं, 4 लिगेंड, 1 2 3 4 लिगेंड कैसे अप्रोच करते हैं? एक आप क्यूब मानिए, क्यूब के ये फ्रंट फेस हो गया, क्यूब का ये फ्रंट फेस हो गया, तो इस पे 2 लिगेंड है, फ्रंट फेस पे 2 लिगेंड है। बात समझ में आ रहा है? फ्रंट फेस पे 2 लिगेंड है, और क्यूब का जो बैक फेस है, बैक फेस पे डायगोनली 2 लिगेंड होते हैं, इस तरह से आते हैं, तो ऑक्टाटेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो 2 लिगेंड इस साइड से आ रहे हैं, इस फेस से आ रहे हैं, और 2 लिगेंड पीछे वाले फेस से आ रहे हैं, डायगोनल अपोजिट फेस से, तो आपका टेट्राहेड्रल बनता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो मुझे बताना क्या एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं लिगेंड? देख के बताना, एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं? नहीं। इधर से आ रहे हैं? नहीं। इधर से आ रहा है? नहीं। इधर से आ रहा है? नहीं। किसी भी एक्सिस के लॉन्ग नहीं आ रहा है। मतलब लिगेंड कुछ इस तरह से अप्रोच कर रहा है कि ना ही लोब्स के डायरेक्ट अलोंग आ रहे हैं और ना ही एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, लोब्स से भी थोड़े दूर है और एक्सिस से भी थोड़े दूर है। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था? एग्जैक्टली एक्सिस के अलोंग आ रहे थे, तो ज्यादा रिपल्शन हो रहा था क्योंकि लोब्स भी एक्सिस के अलोंग थे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो लिगेंड कुछ इस तरह से अप्रोच करते हैं कि ना ही वो एक्सिस के अलोंग आते हैं और ना ही इन बिटवीन एक्सिस आते हैं, बट ज्यादातर एक्सिस के बीच में मान सकते हैं कि इन बिटवीन एक्सिस के ज्यादा क्लोज अप्रोच करते हैं। तो इसलिए जो ऐसे लोब्स जो इन बिटवीन एक्सिस है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? और अगर हम बात करें DYZ की, डी जेड स्क्वायर की अगर हम बात करें,
तो सपोज ये डी जेड स्क्वायर है, तो डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर के लोब्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, और जो लिगेंड्स आ रहे हैं एक क्यूब के दो फ्रंट फेस से आ रहे हैं, दो फ्रंट फेस पे है, सीधा ओरिएंटेशन इन टेट्राहेड्रल लिगेंड्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड, दो फ्रंट फेस पे है और दो बैक फेस पे है लिगेंड्स, ना ही एक्सिस के अलॉन्ग है और ना ही एग्जैक्टली एक्सिस के बीच में है। सर अगर इनका ऐसा ओरिएंटेशन है तो फिर स्प्लिटिंग क्यों मतलब ऐसी हो रही है? स्प्लिटिंग भी तो दोनों में इक्वली एनर्जी होनी थी ना? नहीं, इंक्रीज स्प्लिटिंग में स्प्लिट नंबर ऑफ लिगेंड कम हो गए ना, पहले 6 थे अभी 4 हो गए। जब 6 लिगेंड अप्रोच करें, अब देखो जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। पहले 6 लिगेंड थे, नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा थे, पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो 6 लिगेंड थे, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्शन होगा। अभी सिर्फ 4 लिगेंड्स बचे हैं। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड थे, टेट्राहेड्रल में केवल 4 लिगेंड है। नंबर नहीं ऑफ सर, लिगेंड और कम हो कुछ गया कह ना। रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इसमें नॉन एक्सियल और एक्सियल में स्प्लिट क्यों हुआ फिर? क्योंकि लिगेंड्स तो एकदम डायगोनली अप्रोच कर रहे हैं ना, फिर दोनों की एनर्जी इक्वल इंक्रीज होनी चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ कि जो आपके टेट्राहेड्रल में होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो एक्सिस के अलाउंग नहीं अप्रोच करते, इन बिटवीन एक्सिस के अलाउंग ज्यादा अप्रोच करते हैं। एग्जैक्टली एक्सिस के अलाउंग भी अप्रोच नहीं करते और एग्जैक्टली इन बिटवीन एक्सिस के अलाउंग भी अप्रोच नहीं करते हैं। बट इन बिटवीन मतलब इन बिटवीन जो एक्सिस होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, उससे थोड़ा सा एंगल पे अप्रोच करते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो इन बिटवीन, जिनके लोब्स इन बिटवीन एक्सिस है, वो ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं। यहाँ पे देखो, आप बताता हूँ। अभी क्लियर हो जाएगा। मान सपोज ये आपका दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सॉरी दिस इज वाई एक्सिस। तो ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल जब 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं तो इस तरह से होते हैं, लिगेंड्स एग्जैक्टली एक्सिस के अलॉन्ग आते हैं, इस तरह से अप्रोच करते हैं। 6 लिगेंड होंगे, दो एक्स एक्सिस, दो वाई एक्सिस और एक ऊपर और एक नीचे, दो जेड एक्सिस से, ठीक। तो इसमें ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस है, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। दैट मींस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा होगी और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स की एनर्जी कम होगी। इतनी बात समझ में आ रहा है? हाँ क्लियर? सर। आप देखो यहाँ पे, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब टेट्राहेड्रल में देखो, आप सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस। टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स होते हैं अलोंग द एक्सिस अप्रोच नहीं करते, एग्जैक्टली बीच में भी अप्रोच नहीं करते हैं। बट अगर हम इसको एक 45 डिग्री पे एक मैं इस तरह से बनाऊं, लाइन बनाऊं, अगर मैं 45 डिग्री पे एक लाइन बनाऊं, तो लिगेंड जब इनका ओरिएंटेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक्सिस के जो बीच में होते हैं वहां से ज्यादा अप्रोच करते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा, इस तरह से, एग्जैक्टली बीच में भी नहीं होते हैं, थोड़ा सा इस तरह से होते हैं। अब बात समझ में आया? यस सर, मतलब समझ इन गया। बिटवीन एक्सिस से ज्यादा क्लोज होते हैं लिगेंड्स जो अप्रोच कर रहे हैं। 4 लिगेंड है, और 4 लिगेंड कैसे अप्रोच करते हैं? एक इस साइड से आ गया, 4 कॉर्नर से अप्रोच करते हैं। बात समझ में आ रही? समझ गया सर, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कौन से ऐसे ऑर्बिटल, मान लो कोई डी वाई जेड ऑर्बिटल है, मैं यहाँ पे एक्स वाई बनाता हूँ, ठीक है, एक्स वाई। डी एक्स वाई के लोब्स किधर होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच होते हैं, डी एक्स वाई। लिगेंड किधर आ रहा है? एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, इन बिटवीन एक्सिस नहीं, बट इन बिटवीन एक्सिस से ज्यादा क्लोज है, इन बिटवीन एक्सिस से ज्यादा क्लोज है। तो ये डी एक्स वाई वाला ज्यादा रिपल्सन फील करेगा ना, कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स की एनर्जी ज्यादा होगी और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम होगी, क्योंकि उधर से तो बिल्कुल लिगेंड नहीं आ रहा है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर? तो अब इसमें अगर हम देखें
तो दोनों में अगर हम गैप, एनर्जी गैप की बात करें कि किसमें एनर्जी गैप ज्यादा है, डेल्टा नॉट ज्यादा है या डेल्टा टी ज्यादा है, तो डेल्टा नॉट ज्यादा होता है। उसके दो रीजन है, पहले 6 लिगेंड थे, अभी केवल 4 लिगेंड है। तो 6 का 4 कितना परसेंट हो गया, 6 का 2/3 हो गया 4, राइट। तो इसका मतलब पहला 2/3 हो गया। अगर लिगेंड कम है तो रिपल्शन भी कम होगा, एग्री कर रहे हैं आप लोग। अगर रिपल्शन कम होगा तो गैप भी कम होगा। तो पहले 6 थे, अभी केवल 4 है, तो 2/3 हो गया। और दूसरा 2/3 क्यों किया है, दूसरा 2/3 इसलिए किया है क्योंकि पहले डायरेक्टली एक्सिस के अलाउंग अप्रोच कर रहे थे, अब ना ही डायरेक्टली एक्सिस के अलाउंग है, ना ही डायरेक्टली इन बिटवीन एक्सिस है, डायरेक्ट किसी भी, ना ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, ना ही एक्स वाई के डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है। इसलिए हम लोग क्लोजर टू नॉन एक्सियल, यस, इसलिए हमने दूसरा 2/3 लगाया है। तो 2/3 into 2/3 दैट इज 4/9 डेल्टा नॉट। ये आपको मेमोराइज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा नॉट। दैट मींस जब आपके 6 लिगेंड होंगे तो वहां पे एनर्जी गैप ज्यादा होगा T2G EG के बीच में, जब आपके 4 लिगेंड होंगे तो एनर्जी गैप उसका ऑलमोस्ट हाफ होगा, 4/9 टाइम्स होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सबको, यहाँ पे हम लोग क्या, अभी जो आपका टॉपिक है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो इनिशियली फ्री मेटल आयन, इसको मैं इस तरह से कर देता हूं। इनिशियली आपका क्या है, फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन का मतलब क्या है, जब लिगेंड कहां से अप्रोच करते हैं, इंफिनिटी से। तो मान लिया जब लिगेंड इंफिनिटी पे है तो मेटल की एनर्जी कम है। जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे मेटल को, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी लिफ्ट अप हो गई। बात समझ में आ रहा है, 5d ऑर्बिटल थे, इनकी एनर्जी बढ़ गई। अब जब 4 लिगेंड बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से इनमें दोनों डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड्स है, जो डी ऑर्बिटल है, डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट में है। कुछ ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं, कुछ कम रिपल्शन फील कर रहे हैं। इन बिटवीन एक्सिस वाले ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं, इसलिए इन बिटवीन एक्सिस वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो T2G दिया हुआ है, इसको G आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, G नहीं होगा, यहाँ पे G नहीं लगाते हैं, टेट्राहेड्रल में G नहीं लगाते क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे T2G ऊपर हो जाएगा, EG नीचे हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर था, T2G नीचे था। और बाकी का जो एनर्जी गैप है ये पूरा डेल्टा टी होता है। अब जैसा वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था, इधर 3 है तो इधर 2/5 होगा, इधर 2 है तो इधर 3/5 होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये ऑक्टाहेड्रल में बता दिया, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को। तो आपके सिलेबस में टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है। स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा डेल्टा बनता है, वो फॉर्मूला आपके सिलेबस में है, सिर्फ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे यहाँ पे 3 टाइप के हैं, एक आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है कि 6 लिगेंड है इस तरह से। तो 6 लिगेंड जब इस तरह से अप्रोच करेंगे ऑक्टाहेड्रल फैशन में, तो आपका यहाँ पे जो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप बनेगा T2G EG के बीच में, उसको डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्राहेड्रल में TD मींस टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में मेटल से 4 लिगेंड्स होते हैं, 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। तो इसमें जो एनर्जी गैप बनता है T2G और EG के बीच में, उसको डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और टाइप का पॉसिबिलिटी है स्क्वायर प्लेनर, SP। SP कैसा बनता है कि मेटल को लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं स्क्वायर के अलाउंग, इस तरह से स्क्वायर के अलाउंग। यहाँ पे जो एनर्जी गैप बनता है T2G और EG के बीच में, इसको डेल्टा SP से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा SP आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा आपका एनर्जी गैप किसमें आएगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो मैक्सिमम एनर्जी गैप स्क्वायर प्लेनर में होता है, स्क्वायर प्लेनर के बाद आपका ऑक्टाहेड्रल में होता है, ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल में होता है। और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। डेल्टा टी हाफ, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल होता है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O होता है। और स्क्वायर प्लेनर
प्लेनर में 1/1.3 टाइम्स होता है, स्क्वायर प्लेनर में ज्यादा होता है, स्क्वायर प्लेनर में आपका 1.3 टाइम्स होता है। स्क्वायर प्लेनर में आपका डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू 1/1.3 टाइम्स डेल्टा होता है। डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो जब 4 लिगेंड स्क्वायर प्लेनर फैशन में अप्रोच करेंगे तो उसमें डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, आपके सिलेबस में 3 क्लियर? और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल आपके सिलेबस में कंप्लीट है। ये ऐसा क्यों होगा तो इसके बारे में बताएं। ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, टेट्राहेड्रल में इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करते हैं, और एक्सिस के इन बिटवीन भी ज्यादा नहीं होता, क्लोज टू इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? लिगेंड्स अप्रोच क्लोज टू in between axis, right? Not exactly in between axis. Is it clear to all of you? हाँ बिल्कुल। नहीं, अब इसमें देखो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, एक बार बता देता हूँ मैं। सपोज मान लिया कोई आपका Ml6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है और एक आपका Ml4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो Ml6 में क्या होता है कि इस तरह से होता है, स्प्लिटिंग कराते हैं, T2G आपका 1, Ml6 लिगेंड जब होते हैं तो अप्रोच करते हैं तो T2G नीचे होता है और Eg ऊपर होता है, ठीक है। और Ml4 में क्या होता है, Ml4 में जब 4 लिगेंड्स है तो जो स्प्लिटिंग होती है उसमें आपका Eg नीचे होता है, T2G ऊपर होता है। और इसमें जो गैप होता है डेल्टा ओ में तो गैप ज्यादा होता है, डेल्टा टी में जो गैप होता है वो हाफ होता है ऑलमोस्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेट्राहेड्रल फील्ड में चाहे SFL हो या फिर WFL हो, दोनों ही केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। all tetrahedral complexes are high spin complexes. All tetrahedral complexes are high spin complexes. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो सपोज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट हाई होगा, अगर WFL है तो डेल्टा नॉट स्मॉल होगा। बट इसमें क्या होता है, अगर 4 लिगेंड है तो डेल्टा नॉट स्मॉल होता है, तो हर केस में क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो लिगेंड एग्जैक्ट क्या होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन जम कर सकते हैं क्योंकि गैप यहाँ पे कम है। बात समझ में आ रहा है आपको? इसमें तो क्या होता है कि अगर गैप ज्यादा है तो अगर आपके वीक फील्ड लिगेंड है तो ही आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जम कर सकता है जब डेल्टा नॉट स्मॉल होता है। टेट्राहेड्रल में क्योंकि गैप स्मॉल होता है तो कोई भी टाइप का लिगेंड हो, ऑल टाइप ऑफ लिगेंड विल फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि गैप कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जा सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे देखिए आप, मान लिया मैंने D5 की बात करते हैं, D5 SFL। तो D5 SFL कैसे फिल करोगे आप? अगर SFL है तो डेल्टा नॉट हाई होता है SFL में, तो 1 2 3 हाई है, एनर्जी गैप ज्यादा है 4 5, तो T2G 5 Eg 0। और अगर आपका WFL है तो 1 2 3 एनर्जी गैप कम है 4 5, तो इसको क्या लिखेंगे, T2G 3 Eg 2, इस तरह से लिखेंगे WFL के केस में। राइट, इतनी बात समझ में आ रहा है? दिस इज इन द केस ऑफ WFL, ऑक्टाहेड्रल WFL। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर आपने D5 किया तो 1 2, चाहे आपका WFL हो या फिर SFL हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 3 4 5 सब में ऐसा ही होगा, क्योंकि एनर्जी गैप कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। चाहे आपका WFL हो या SFL हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है टेट्राहेड्रल में, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जा सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्टाहेड्रल में SFL होगा तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगा, WFL होगा तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगा। टेट्राहेड्रल में
कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चला जाता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो। So all complexes, all tetrahedral complexes are high spin complexes क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जा सकता है, डेल्टा नॉट वैल्यू कम होता है, ऑक्टाहेड्रल का हाफ होता है। इज इट क्लियर अप टू हियर? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? बताइए। ओके, अदर स्टूडेंट्स चल गए क्या? 34 ही बचे, कंटिन्यू करें क्या? कंटिन्यू करें, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बचा हुआ है, देन उसके बाद हम लोग कंप्लीट हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन का। सो क्या हम लोग कंटिन्यू करें? हाफ एन आवर में हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बताइए। सर हमारा 130 से कंटिन्यू क्लास चल रहा है। क्या 4:30 से? सर 130 से। 1:30 से। ठीक है, सो कल हो सकता है मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास लूँ, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं आपको लेक्चर नोट शेयर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको नोट्स शेयर कर दे रहा हूँ, आप सभी को रिवाइज करना है, आज ही रिवाइज कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको जो भी चीज़ें, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैंने आज आपको सिखाया। ठीक है, सो टुडे ओनली ऑल ऑफ यू हैव टू रिवाइज। बात समझ में आ रहा है? मैं आपको नोट सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग रिवाइज कर लेंगे। क्लियर?